गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, ये 11th के क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और इसमें हम लोग स्पीड, वेलोसिटी ये सब पढ़ लिए थे। नहीं, कल क्लास नहीं लिए थे। हाँ, नहीं लिए थे। तो आज हम लोग टाइप ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, तो सोचिए। जैसे बोलना तो आसान है, जो कि छोटी क्लास में तुम लोग पढ़े हो 9th में। बोलना आसान है कि कोई कार, ध्यान से देखना बच्चों, कि कोई कार है या कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड, ध्यान से देखो, v = 5 मीटर पर सेकेंड से चलती है t = 10 सेकेंड तक, और ये यहाँ पहुँच गई। क्या रियल लाइफ में आपको लगता है यह कार 5 मीटर पर सेकेंड से चलती रहेगी? कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम। एक जैसा स्पीड नहीं रहेगा हर जगह। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से समझना, आज जो समझाएंगे उसका सेंस थोड़ा सा समझना, कंसंट्रेट होकर। एक जैसा चलना ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तब कैसे निकालेंगे स्पीड? उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एवरेज का। किसका? अब देखिए, एवरेज आप लोग जानते हैं, लेकिन उसका सेंस समझना है। बहुत जगह एवरेज निकलेगा, क्योंकि रियल में कांस्टेंट संभव नहीं होता है। ध्यान से देखना, जैसे हम तुम्हें छुट्टी दिए 3 दिन का, 3 डे का छुट्टी दिए, और आपको बोले कि प्रत्येक दिन आपको पढ़ना है। आपने पहले दिन, कोई स्टूडेंट है इतना, फिर दूसरे दिन भी इतना, और तीसरे दिन भी इतना पढ़ा, ठीक है। और कोई स्टूडेंट्स है, जो दूसरा स्टूडेंट है, वो पहले दिन 2 आवर्स पढ़ा, दूसरे दिन 3 आवर्स पढ़ा, और तीसरे दिन 7 आवर पढ़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई एक स्टूडेंट इस तरह से पढ़ा, एक कांस्टेंट नहीं पढ़ा। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पढ़ रहा है, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं पढ़ रहा है। टोटल देखें तो ये भी 12 आवर, ये भी 12 आवर। समझना ध्यान से, ये कांस्टेंट पढ़ा, ये कांस्टेंट नहीं पढ़ा। तो इससे अगर हम पूछेंगे कितने घंटा पर डे पढ़ रहे थे, यह जवाब दे देगा कितना? 4 घंटा पर आवर। अगर इससे पूछें तो कितना घंटा पर आवर पढ़ रहे थे, तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब दीजिएगा, बताइए? नहीं। आप अगर बता दिए कि सर 4 घंटा पढ़ रहे थे, तो मेरे मन में हो गया कि 3 दिन छुट्टी दिए थे, इसीलिए ये 12 घंटा पढ़ा है। एकदम सही आइडिया आ गया। लेकिन आप बता रहे हैं यहाँ पर 2 घंटा, और 3 दिन पढ़े हैं, तो अब 6 ही पूर रहा है, लेकिन पढ़े तो 12 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जानते हो, ये जो तुम 4 बोले हो, अगर इसको ऐसे करें 4 + 4 + 4/3, एवरेज ऐसे निकालते थे ना मैथ में, सबको जोड़ के जितना डिवाइड कर देते थे, तब फिर भी इसका आंसर कितना आएगा? 12/3, तो कट जाएगा तो कितना होगा? 4 आवर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर भी उसी तरह अगर यदि कर दें, तो यहाँ भी कर दें तो इसी तरह से /3, तो कितना हो जाएगा? क्या बोलिएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कांस्टेंट चलते हैं तो उसका एवरेज बोले, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होता है। जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो जो बोलते हैं वो पक्का सही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? लेकिन जब कांस्टेंट नहीं है, वैसे सिचुएशंस में अगर पूछ दिया, तब क्या करेंगे? जितना है सबको जोड़ के और उससे डिवाइड कर देंगे। तो आप जो बताइएगा, तब बताइएगा 4 घंटा सर पर डे औसत हम लोग पढ़ रहे थे, एवरेज पढ़ रहे थे, तो हमको मन में आइडिया आ जाएगा, 3 दिन पढ़ा है तो 12 घंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है एवरेज। कहीं ना कहीं आप ये इसका भी एक एवरेज ही बताए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक सिंपल था, इसलिए आपका माइंड लोड ले लिया।
एक्चुअल में इसी तरह से निकलता है। कोई दिक्कत? अगर वेरिएबल रहेगा तो सबको जोड़ दीजिए और जितना है उससे भाग दे दीजिए, आपको निकल जाएगा। अब ध्यान से समझना, जैसे कोई एक नौकरी करता है जिसके महीने का 30,000 कमाता है, ठीक है, फिक्स है, कांस्टेंट, तो बता दीजिएगा पर डे 1,000 सर कमाता है, ठीक है। लेकिन कोई बिजनेसमैन है, किसी दिन 500, किसी दिन 2,000, किसी दिन 3,000, किसी दिन कुछ भी नहीं, किसी दिन और भी, नहीं समझे? पूछेगा पर डे कितना, तो क्या 5,000 बोल देगा? नहीं, प्रत्येक दिन का जोड़ के जितना है 30 से डिवाइड कर देंगे, तब वो जो आया वही उसका एवरेज हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरेज वैल्यू एक्चुअल में सही नहीं है, नहीं समझे, कि उतने कमा रहा है डेली, लेकिन ये टोटल का बता देता, ना ज्यादा ना कम, एक बीच का बता देता है, जो एक मन में आइडिया आता है, और टोटल जो कमाता है वो, या टोटल जो है वह पता चल जाता है उससे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कांस्टेंट भी रहता है और कुछ चीजें वेरी भी करता है, वेरिएबल भी होता है। ओवरऑल अगर देखें तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए हैं वो यहाँ भी अप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये वाला चीज जो है, कांस्टेंट वाला चीज, माइंड में लोड ले लेता है डायरेक्ट, जबकि वो भी उसी प्रोसेस से आता है, विदाउट प्रोसेस जाने भी बता सकता है। लेकिन वेरिएबल जो चीज है उसके लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से बाबू स्पीड यानी मोशंस जो है, कांस्टेंट मोशंस भी है और वेरिएबल भी है। इसका मतलब है सर कि वेरिएबल मोशन रहेगा, सच में हम लोग नहीं बता पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके लिए यही फंडा इस्तेमाल करेंगे। टोटल अगर स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए एवरेज आया। अब इस एवरेज में किसी खास दिन पूछ देंगे आपको कि दूसरे दिन कितना पड़ा था, तो आप बता दीजिएगा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी खास जगह पर पूछ देंगे, बदल बदल के चल रहा है, पूछ देंगे नहीं भाई 25वें सेकंड पर कितना वेलोसिटी था, वो एक बहुत कम टाइम पर पूछ रहे हैं, किसी इंस्टेंट पर पूछ रहे हैं, बहुत अल्प टाइम पर पूछ रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरा 2 तरह का क्वेश्चन हो सकता है, बताओ पर डे कितना पढ़ रहे हो, तो आपको एवरेज जवाब देना पड़ेगा। आप कहेंगे दूसरे दिन कितना पढ़े थे, यानी एकदम कम समय के लिए नहीं, एकदम पर किसी इंस्टेंट पर पूछ रहे हैं, तो वो भी तुम बता दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से स्पीड का 2 टाइप हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक हो सकता है एवरेज स्पीड और दूसरा क्या हो सकता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ गया? उसी टाइप से वेलोसिटी भी, एवरेज भी और इंस्टेंटेनियस। अब समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर। एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आप पहले से ही जानते थे, लेकिन इसका सेंस समझना है। सेंस आएगा तभी ना अप्लाई करेंगे। ये मैथ का सेंस आना चाहिए तभी अप्लाई। जानते आप सब कुछ है, सेंस आपको पकड़ना है, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशंस में आपको एवरेज ही बताना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो यही हकीकत है, कांस्टेंट वाला संभव नहीं हो भी सकता है। जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, एक ही चाल से चल रहा है, तो कांस्टेंट भी होगा, लेकिन ज्यादातर चांस क्या बनता है? एवरेज का या इंस्टेंटेनियस भी निकालने का मन होगा। ध्यान से देखिए, तो लिखिए सर जल्दी से, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग का प्रकार। एकदम एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली समझ के पढ़ना है हम लोग को। तो ए नंबर लिख ले रहे हैं पहले, फॉर स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड चाल का प्रकार। आप देखेंगे एक नंबर हो जाएगा क्या? कांस्टेंट स्पीड। समटाइम्स इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म स्पीड, अचर या एक समान चाल। और सेकेंड नंबर हम ये लिख सकते हैं वेरिएबल स्पीड, या इसी को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, चर या असमान चाल। लिखते जाइए लिखते जाइए। और फिर अगर यदि हम बी नंबर को देखें, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो ये भी उसी टाइप से वेग का प्रकार, ये भी होगा आपका कांस्टेंट वेलोसिटी, या इसी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। हिंदी लिख लेना है, अचर वेग या एक समान वेग। और सेकेंड नंबर है वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सब जानता है वेग वेलोसिटी मतलब। तो यानी आपको आज ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना है, ठीक है। समय बचाने के लिए ये पढ़ाएंगे, ये लिख लीजिएगा, ये पढ़ाएंगे, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर मिटाता हूं। अब जल्दी से लिखिए, स्टार डालिए और लिखिए कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड, ओह ये तो पढ़ा दिए ना क्लासिफिकेशन है। नहीं आज रुकिए 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 रुकिए, ये क्लासिफिकेशन पढ़ा दिए, ठीक है। रुकिए फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये पढ़ा चुके हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए ये पढ़ा चुके हैं ना, लिखिए लिखिए लिखिए। टाइप्स ऑफ, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। फटाफट लिखिए, रुकिए। पहला ए नंबर, टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड का प्रकार। ये दो प्रकार का होगा, एक क्या होगा, एवरेज, एवरेज स्पीड। क्या होगा, एवरेज स्पीड, ओके। और दूसरा क्या होता है आपका, किस इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक वेग, वो पढ़ा चुके थे बाबू, ठीक है। और बी नंबर में जो है आपका टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग का प्रकार। ये भी दो प्रकार का होगा, एक होगा एवरेज वेलोसिटी, दूसरा नंबर आपका होगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, ये कौन सा मोशंस में आएगा, वेरिएबल मोशन जब होगा तब। समझ में आ रहा है कि नहीं, वेरिएबल मोशन जब हो रहा है तब ये स्पीड हम बताएंगे, और इंस्टेंटेनियस भी बता सकते हैं, ठीक है। मिटाता हूं इसको। अब हम लोग चलते हैं एवरेज स्पीड पे। तो लिखिए एवरेज
स्पीड, औसत चाल। ध्यान से पहले इसको समझना है, उसके बाद लिखना है। ध्यान दो, एक एग्जाम्पल पहले देते हैं हम। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल है कुछ ये, ठीक है। मोशंस को बताने के लिए हमेशा कोई न कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, जहां से देखिएगा। सपोज डेट कोई कार यहां पर है, ठीक है। कोई कार यहां पर है, इसकी जो पोजीशन है पहले से x1 पर है ऑब्जर्वर से। फिर ये कार यहां पहुंच जाती है, फिर ये कार यहाँ पहुँच जाती है, और ये जो पोजीशन सब ऑब्जर्वर से हो गया कितना, x2। कोई दिक्कत? जब देख रहा था ऑब्जर्वर उस समय ये टाइम था t1, कितना था? उसके बाद ये टाइम कितना हो गया, t2। कोई दिक्कत? एवरेज निकालना है, तो एवरेज का सेंस समझ में आ गया। टोटल में टोटल डिस्टेंस जो है उसमें डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल टाइम से, तो ये एवरेज निकल जाएगा। नहीं, इसीलिए एवरेज स्पीड को डिफाइन किया है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल to the total time taken for traveling। यार चलो, कण द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं तय करने में लगे कुल समय को क्या कहते हैं हम लोग, औसत लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया है। यानी आपको अगर कोई पूछेगा बताइए एवरेज स्पीड, तो आप क्या कहिएगा, टोटल क्या डिस्टेंस बाय क्या लिखेंगे, टोटल टाइम। बताइए तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस, नहीं, अरे टोटल x2 है ना, इतना तो ये x1 है, इतने सन चला ये टोटल डिस्टेंस। यानी यहां से यहां तक पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा। टोटल टाइम अगर पूछें तो क्या लिखिएगा, t2 माइनस t1 लिखिएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। कोई दिक्कत? ये क्या है, चेंज है। क्या है ये, चेंज है डिस्टेंस का। बोलो जल्दी से, बड़ा चेंज है। किससे दिखाएंगे, डी से कि डेल्टा से? डेल्टा से। कल पढ़ाए थे ना, डेल्टा और डेल्टा डी नहीं पढ़ाए थे? ये डेल्टा किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं? हाँ उसी दिन पढ़ाए थे ना। डेल्टा किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, ये बता दिए हैं। डी ने डेल्टा नहीं, डिफिनेशन लिखाए थे ये डेल्टा का, वो इसमें नहीं लिखाए थे। अच्छा ठीक है, याद रखो, बड़ा चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। और अगर छोटा चेंज है तो उसको किससे दिखाते हैं हम लोग, डी से। तो यहाँ पर बड़ा चेंज है, किसका चेंज है, एक्स का।
इसलिए डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का ही मतलब हुआ x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कहीं पर P2 माइनस P1 है तो इसको डेल्टा P बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर यही चेंज बहुत छोटा है, किसी एंगल से आपको दिख गया कि यह बहुत छोटा है, तब इसको DP नहीं, इस तरह से दिखाएंगे। छोटा चेंज रहेगा तो DP से, बड़ा चेंज रहता है तो डेल्टा P से। डेल्टा इज द सिंबल विच इंडिकेट इन फिजिक्स इज चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं? D इज आल्सो इंडिकेट्स चेंज फॉर स्मॉल, नहीं स्मॉल चेंज के लिए ये यूज होता है। कोई दिक्कत? समझ जाइएगा इतना। इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। कोई दिक्कत? तो आपको एवरेज स्पीड किसी भी फॉर्म में जरूरत पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं। लिखिए इसको। टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है, इस पर डिपेंड करेगा ये। ऊपर डेफिनेशन मिटाएं, एक क्वेश्चंस देते। हाँ, एवरेज वेलोसिटी HW दे देते हैं। ये निकालना है, लिखना है, तो इसका डेफिनेशन में कुछ नहीं चेंज होगा। जहां स्पीड है, जहां स्पीड है वहां क्या कर देना है, वेलोसिटी। और जहां आपका डिस्टेंस है वहां क्या कर देना है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? मिटाऊं? एवरेज स्पीड आप HW दे देता हूं, ठीक है? जगह छोड़ लो, जितना समय ये आया है उतना लिख ही लेना है। ये नहीं कि याद हो गया सर, ठीक है? याद भी हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है? टाइम भी बचेगा। सारा चीज फिगर भी इसी तरह से बना लेना है। अब इस पर एक क्वेश्चंस देते हैं आपको, ठीक है? आप बना के दिखाइएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द एवरेज स्पीड। वेलोसिटी भी कहेगा तो फिर भी आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन, कोई एक कार है या कुछ भी है, कोई पार्टिकल है, ओके? ये यहां पर है A पोजीशन पर, फिर आ गया ये B पोजीशन पर, इस तरह से लिख रहे हैं। ये A पोजीशन पर है, फिर आ गया ये B पोजीशन पर, और फिर अगेन आ गया ये C पोजीशन पर। इस तरह से चल रहा है ये, ओके? अब तुम देखो कि यहां से यहां तक जो आया ये टाइम था T1। कितना है? T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितना है? 2 सेकेंड, ठीक है? और यहाँ पर जो स्पीड था इसका, या डिस्टेंस समझो, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पहुँचा, मानो तुम घर से चले, मेरे क्लास में पहुँचे। अब क्लास पढ़ोगे तब ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब यहाँ पर तुम रुका, स्टॉपिंग समय। स्टॉप, ठीक है? रुका जो यहाँ पर वो 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड, ओके? फिर तुम चला, फिर यहां से यहां तक जो आने में समय लगा
ये मानो T2, वो लग गया तुमको 2 सेकेंड। कितना लगा? 2 सेकेंड। और अब की बार जो डिस्टेंस ट्रेवल किया तुम, ये 60 मीटर। कितना किया? 60 मीटर। ध्यान से देखो, घर से चले, आराम आराम से आए, 2 सेकेंड में यहाँ पहुँच गए, क्लास में ठहरे या मार्केट गए, मार्केट में कुछ सामान खरीदे, उसके बाद लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किए, लेकिन टाइम लगा कितना? 2 सेकेंड। या कुछ भी ले लो, 3 सेकेंड ले लेते हैं। कितना? 3 सेकेंड। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 15 45। मान के चलो 30 मीटर चले हैं। ठीक है, ऐसा कटने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई दिक्कत? आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालिए। तो एक पार्टिकल जो है यहाँ से चलकर यहाँ आया 10 मीटर, घर से चल के मार्केट आया 10 मीटर, 2 सेकेंड लगा, फिर मार्केट में सामान उमान खरीदने लगा, यानी वहीं पर रुक गया वो। ठीक है, और फिर वो चलकर यहाँ आया 30 मीटर। ठीक है, एवरेज स्पीड बताना है इसका। तो सर बताइए, यानी एवरेज स्पीड बताना है, तो क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही ना? टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, फिर कितना है? 30 मीटर। टोटल टाइम बताओ तो? 2 + 10 + 3। यही नहीं जोड़ता है लोग, नहीं समझे? ये डायरेक्ट आपको, चूंकि ये बच्चा वाला सवाल नहीं दिए कि यहाँ से यहाँ तक चला, फिर वहाँ से वहाँ तक चला, आपको ऐसा सिखाए कि इसी से इसमें कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन फंसाता है नहीं, और सिंपल सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो जो रुक गए वह भी टाइम काउंट होगा एवरेज में, नहीं? जैसे बिजनेसमैन जिस दिन नहीं कमाया, वह भी, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया। तो इसी चीज को हमको मेनली सिखाना था कि टोटल टाइम, अगर इस जगह से इधर का एवरेज पूछेगा तब स्टॉपिंग टाइम यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ से आप मुंगेर गया, मुंगेर से फिर पटना चले गए, मुंगेर में 1 साल रुक गए, तो यहाँ से अगर पटना के एवरेज स्पीड पूछेगा तो वो भी 1 साल का टाइम जोड़ना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही मुंगेर से अगर पटना का पूछेगा तब उसके बीच में रुकेंगे तब जोड़ेंगे, नहीं रुकेंगे तो नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एवरेज स्पीड आपका इस पर भी डिपेंड करेगा, और साथ ही वेलोसिटी भी। तब इस जगह पर आप क्या कहेंगे? ये 40 और इधर क्या हो जाएगा? 10 × 2 = 12, 3 × 15। तो इसको कटा दीजिए 8 बार में, ये 3 बार में, यानी 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज स्पीड। अब समझ में आ गया होगा? इस चीज पर फोकस करना है, ध्यान से देखिए। यही नीट में क्वेश्चन ऐसा ही डाल देता है, लैंग्वेज में रहेगा, पूरा कहानी घुमाएगा। कोई आदमी घर से गया मार्केट में इतना देर रुका, उसके बाद फिर आया, नहीं समझे? तो टोटल डिस्टेंस जोड़ेंगे। टाइम क्या करता है बच्चा कि जो रुके तो चले नहीं है, बस वो छोड़ देता है, नहीं समझे? नहीं, वो भी टाइम इंक्लूड होगा, टोटल टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करें फटाक से। दिए गए चित्र में औसत चाल ज्ञात करें। ऊपर मिटा दें ये। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्वेश्चन नहीं लिखे थे, लिखो। इन द गिवन फिगर फाइंड द एवरेज वेलोसिटी।
चाल। The speed of a particle at any instant during the motion is called instantaneous speed। गति के दौरान कण के किसी खास क्षण पर वेग को तात्क्षणिक चाल क्या बोले? हाँ, ये सिंबल सब इसका कोई मतलब नहीं है, फिजिकल मीनिंग इसका कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? सबस्क्रिप्ट। सिंबल है ये कि एवरेज है, भी तो है ही लेकिन कैसा है? एवरेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा बहुत जगह यूज होगा। छोटा सा जो लिखेंगे नीचे उसका फिजिकल मतलब कोई भी नहीं है। हाँ, ए भी ई इस तरह से इसका सिंबल देते हैं एवरेज का। ये सबस्क्रिप्ट है। कोई बच्चा इस तरह से लिख देता है, गलत। ऐसे नहीं लिखना है, एकदम छोटा, जितना छोटा हो सकता है। तो समझ में आ गया? मिटाओ इसको। अब समझना, देखना, इंस्टेंटेनियस समझना है। हमको क्या निकालना है? गाड़ी चल के यहाँ से कहीं तक गए, किसी खास क्षण पर 5वें सेकंड पर क्या होगा आपकी वेलोसिटी या क्या होगा आपका स्पीड, यही निकालना है। एवरेज तो निकाल ही सकते हो ना आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर आपको पूछा इंस, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप क्या लिखेंगे? भी दे के छोटा सा INS, इट इज अ सिंबल। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, आप छोटा सा सिंबल दे देंगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, यानी बड़ा कम समय में, बहुत ही कम टाइम का में जो स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा, नहीं समझे? तो हम क्या किए? भी एवरेज ले लिए। ओके, मैथ देखिए सिखा रहे हैं, लिमिट भी पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स में। लिमिट समझ में आ रहा है कि नहीं? लिमिट जो नहीं, जिसका मैथ है उसको पकड़ने की कोशिश करना। लिमिट, अगर लिमिट लगा दिए इस वेलोसिटी का कि डेल्टा टी जो है, यानी वो जो चेंज इन टाइम है वो टेंस कर रहा है कहाँ? जीरो की ओर। किधर? जीरो है नहीं, जीरो की ओर चला गया लगभग, मतलब बड़ा कम समय हुआ कि नहीं? बोलो, वही कम समय में जो वेलोसिटी है वही ना है इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए इंस्टेंटेनियस को इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम लिमिट लगा दिए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। एवरेज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं?
इसी चीज को ये चेंज था, अगर टाइम बड़ा कम चेंज हो गया तो इसको क्या लिखेंगे तब? dt। क्या लिखेंगे? dt। तो जब टाइम बड़ा कम चेंज है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ही कम चेंज होगा, इसलिए क्या लिखेंगे? dx। आया समझ में? तो लोग केवल ये लिख देता है, नहीं, हम देखे हैं इसे, कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है, कभी कभी ये दे देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब एक ही चीज है, कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब थोड़ा ध्यान देना, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ये कॉन्सेप्चुअली डिफिनेशन था जो कि आपका विजन क्लियर करेगा, नहीं, और एक अब मैथमेटिकल डिफिनेशंस देते हैं। अगर थोड़ा सा मैथ जानते हैं तो आपको इसको क्या पढ़ते हैं, सब लोग गलत ही पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, इसको बोलता है dx/dt। अगर भाई ये dx/dt है तो dd कट जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? कटता नहीं है। इसको पढ़ते क्या है बोलना, डिफरेंशिएशन ऑफ x। मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, लेकिन यहां हमको पता है x क्या है? डिस्टेंस है, t क्या है? टाइम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां ये कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथ में आपको सिखाया होगा इसे dy/dx, कोई दिक्कत? इसको बताया होगा इस तरह से, रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन, इसको पढ़ने के लिए सिखाया होगा कि यह है क्या? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? इसको क्या सिखाया होगा? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यही पढ़ते हैं। इतना बड़ा वर्ड बोलना संभव है? बोलना संभव है? नहीं है, इसीलिए इसको dy/dx बोल देता है लोग। एक्चुअल में dy/dx नहीं है, तो ये कट जाएगा, कटता नहीं है। नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर इसको क्या कर सकते हैं? रेट, देखो क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t, मैथ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर आपको पता है कि x क्या है? डिस्टेंस है, और t क्या है? टाइम है। तो क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है, नहीं, इसलिए इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, लिखिए द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस with respect to time is called क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं? समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यानी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस अगर पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं dx/dt। कोई दिक्कत? कुछ लोग ये पढ़ा के भी निकल जाता है इसे, ये आया कैसे? इस तरह से ही आता है, नहीं? इसलिए यह तो जानना जरूरी है ही, साथ में वो भी जानना जरूरी है। ये डिफरेंशिएशन है, नहीं, बताएंगे अभी तुमको डिफरेंशिएशन भी। घर जाना है?
तुरंत बताएंगे, 2 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ तक हो गया। अब HW रह गया आपके लिए, क्या लिख लो, HW इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम चीज रहेगा। आप समझदार हो चुके हैं कि डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के जगह पर, सॉरी स्पीड के जगह पर वेलोसिटी। ओके, चलिए वो कर लीजिएगा। अब चूंकि इंस्टेंटेनियस जब कहेगा ना तो कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे जो मैथ यूज होगा हम उसको बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। कहीं पर छोटा है तो डिफ्रेंशिएशन, बड़ा तो इंटीग्रेशन। ठीक है, छोटा करना है डिफ्रेंशिएशन, बड़ा करना है इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? लेकिन अभी डिफ्रेंशिएशन केवल सीखना है। अब कलन, ध्यान से देखिए, अगर आपको dx⁻n/dx इस तरह से है, ठीक है, इसका फॉर्मूला प्रूफ तो हम नहीं करेंगे, फॉर्मूला बता रहे हैं। ये n आगे शिफ्ट कर जाता है और x⁻n-1 यह फॉर्मूला है। अब इस पर एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि कोई फंक्शन है, इफ ए फंक्शन, ध्यान से देखिए, y = x⁴, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x। यानी ये जो y है इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ओके, ध्यान देना। जानते हो तो नहीं बताएंगे तो d/dx y के जगह पर रखो, क्या है? x⁴। क्या है? x⁴। तो बताइए, ऐसा वाला फॉर्मूला आ गया ये, तो क्या लिखेंगे? ये n है, आगे चला आएगा 4। ओके, x⁴ -1। ओके, अगर आपको ये नहीं करना है, ढक दिए, डायरेक्ट बताना है। क्या करना है? डायरेक्टे बताना। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यह n क्या है? आगे आ जाता है, एक पावर घट जाता है। n 4 है तो 4 लिख दिए, x पर एक पावर घट गया। आसान है कि नहीं? यहां पर से भी देखेंगे तो वही होगा। कोई दिक्कत? अब ये दूसरा दे रहे हैं, दूसरा देखो दे रहे हैं, y = 5x⁵। ठीक है, डिफरेंशिएट करना ये, आप देखिए फटाक से कर लीजिएगा। ये 5 कांस्टेंट है लेकिन इसके बगल में है वेरिएबल, ये कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, इसको जहां है रहने दो। पावर 1 आ जाएगा आगे, x पर 2 पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x²। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, एक थर्ड नंबर दे रहे हैं, y = x⁵ + 10। इसके बगल में कोई वेरिएबल नहीं है, तब अगर यदि इसका पूछे dy/dx तो आप क्या कीजिएगा? इसके बगल में x तो है नहीं, तो ये डिफरेंशिएट होगा नहीं, ना समझे? तो इसको छोड़ देते हैं। कांस्टेंट अकेला रहता है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये 5 आगे चलाएगा x⁴। समझ में आ गया? अगर यदि आपको ऐसा दे दिए y = x³ या x⁴ + 3x³। ओके, तब अगर यदि डिफरेंशिएशन कहेगा तो आप डायरेक्ट बनाइएगा, यानी ये जो y होगा इसमें भी आएगा और इसमें भी।
इसको तोड़ेंगे तो ये भी एक बार, फिर ये भी डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, लेकिन आपको हम डायरेक्ट ही सिखा दिए हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट ही सिखा दिए हैं। इसका बताइए क्या हो जाएगा, इसका 4x पर पावर 3, ये कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगा, ये वाला आ जाएगा इधर, आ गया, एक पावर कम हो जाएगा। समझ में आया? तो आप तुरंत यहाँ पर 4x³ प्लस 9x² पकड़ना, ये सब मैथ नया है इसलिए सबको पकड़ो, तो समझ में आ गया। बाकी अब जो सॉल्व होगा अलजेब्रा है, सिंपल, यहीं तक आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो HW दे देते हैं, HW दे देते हैं, बनाइएगा। आपको y = 3x³ प्लस 4x² प्लस 4 दे दिए, इसको बनाना, यानी इसका भी एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा, इसका भी होगा, ये तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, अगर x रहता तो होता। छठा नंबर आपको दे रहे हैं, y = इस तरह से, देखो यहाँ x पर पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x², ठीक है, एक और दे रहे हैं लास्ट, उसके बाद छोड़ देंगे। y = x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x, ये दे दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दे दिए, इसका जानते हैं, देखो ये तो कर लोगे तुम, इसका हम हिंट्स करते हैं। देखो कितना है 1, तो 3 था 3 आ जाएगा, 1 आ गया, ध्यान देना, 3 था 3 है, 1 आ गया, आ गया। अब यहां से एक कम कर देंगे पावर, एक तो था ही और उस पर एक कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ये 0, बोलो जल्दी से, एनीथिंग पावर 0 कितना 1, कितना 1, यानी कहीं अकेला जब रहेगा ना तो ये खत्म, एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इस पर, और एक खत्म हो गया, जब छोड़ ही देंगे तो यही ना बचेगा केवल। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफ्रेंसिएशन हुआ इसीलिए तो ये 3x3 बन गया, नहीं समझे? कुछ नहीं करना है, ये कर लेना, ये भी कर लेना, यहाँ नीचे 3 लिख देना। अकेला जब रहेगा तो क्या होगा, नहीं समझे, ध्यान से देखिए, इस तरह से अगर यदि है 1 है बाय dx, आप कीजिएगा, सीधा सीधी भी कटा सकते हैं, सीधा सीधी भी कटा सकते हैं पहला नंबर, तो फिर भी 1 ही आने वाला है। फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 - 1 तो 1 × x⁴, तो 1 × एनीथिंग पावर 0 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी अगर यदि आपको 3x रहेगा, क्या रहेगा 3x, तो ये 3 तो रह जाएगा, और ये क्या हो जाता है 1, क्या जाता है 1, तो 3 ये होगा, तो इतना ही कर लेना है। तो देखो अभी काम चलाने लायक सिखाए हैं, और भी सिखाएंगे, और भी सिखाएंगे, जैसे जैसे हमें जरूरी लगते जाएगा और हम मैथ सिखाते चले जाएंगे। बस उसको पकड़ना आपकी ड्यूटी है, आप अच्छे से उसको पकड़िए, ये नहीं कि नहीं समझ में आया छोड़ दिए, रोज आएगा तब क्या कीजिएगा। अभी पहली बार देख रहे हैं इसीलिए आपको लग रहा है अटपटा टाइप से, आते 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 आपको लगेगा कि मेरा अपना है।